हेलो हेलो बच्चों, नमस्कार। SUSM एकेडमी मेरा चैनल का नाम है। ये आपका वेलकम करता है। मैं आपका गाइड ललित कुमार कंबोज मेरा नाम है। हम लोग पढ़ रहे हैं BA का माइनर पेपर। ये चैनल समर्पित है BA MA और कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए। सभी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में माइनर पेपर होता है, जो कि नई नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत एक माइनर पेपर सिलेक्ट करना पड़ता है कई माइनर पेपर में से। और ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं इसका नाम है पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियाँ। ये पूरे नॉर्थ इंडिया से लेके साउथ इंडिया सभी में जिसके पास पेपर हो वो मेरी वीडियो को देख सकता है। मेरा मैटर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर सकता है। ओके, तो हमने इससे पहले हम 3 वीडियो दे चुके हैं, आप उसको जा कर के देख सकते हैं। और इसका जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। तो हमने जो इससे आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे कि वाइल्ड लाइफ को कैसे हम कंजर्व करें, कैसे हम प्रोटेक्ट करें, किस तरह से जो है हम उनको पर्यावरण के स्टेबिलिटी के लिए बचाएं। ओके, एक मिनट। हाँ, किस तरह से दो तरह की विधि होती है। एक तुम जहाँ पे वाइल्ड लाइफ या वन्य जीव रहते हैं वहीं पे उसको हम एक संरक्षित क्षेत्र, प्रोटेक्टेड एरिया, कानूनों और नियमों के द्वारा उसको हम घोषित कर दें। तो ऐसे को तो बोलते हैं इन सीटू। इसको याद रखना, जहाँ है वहीं ये हम उसी को हम घोषित कर देंगे कि भाई ये नियम कानून उसमें बना देंगे कि इस तरह से हम इसमें लोग जा नहीं सकते, या इस तरह से हम उसमें जो है हस्तक्षेप नहीं कर सकते, या कोई वहाँ पे इंडस्ट्री बिना गवर्नमेंट की परमिशन के नहीं लग सकता। और एक होता है एक्सीटू मेथड, जैसे चिड़ियाघर में बाहर से ला करके कुछ जो है स्पेशल, जो कि विलुप्त होने वाले हैं जानवर, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, इसको हम अपने यहाँ पे कंजर्व किया। चिड़ियाघर हो गया, एक्वेरियम हो गया, बोटनिकल गार्डन हो गया। तो एक इंसिटू मेथड, एक्सीटू मेथड। ये क्वेश्चन MCQ में भी बहुत बार पूछा जाता है कि निम्न में से कौन एक्सीटू मेथड का उदाहरण है। ठीक, चिड़ियाघर, नेशनल पार्क, सेंचुरी या बायोस्फीयर रिजर्व, तो इसमें एक्सीटू मेथड का उदाहरण कौन सा होगा? चिड़ियाघर होगा। एक्सीटू बाहर, एक्स का मतलब एक्सटर्नल, ये याद रखना आप। और इन सिटू का मतलब इंटरनल, जहाँ पे है वहीं पे इसको हम कंजर्व करेंगे। BA के पेपर जो राइटिंग में आता है, सब्जेक्टिव आता है, उसमें भी इसको पूछ सकता है। वन्य जीव संरक्षण की प्रमुख विधियाँ लिखिए। दो मेथड कौन से वन्य जीव संरक्षण के, और इससे आप इसका एग्जाम्पल लिखिए। ये हो सकता है आपका 50 शब्दों में आए, 250 शब्दों में आए, 400-500 शब्द में भी आ सकता है। तो एक्सी2 में तो हमने बता दिया। ये हो गया आपका चिड़ियाघर और एक्वेरियम। और इन सिटू मेथड में तीन हमारे पास गवर्नमेंट घोषित करती है। प्रोटेक्टेड एरिया, प्रोटेक्टेड एरिया का मतलब सरकार ने नियम कानून के द्वारा उसको संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया। अब वो नॉर्मल उसमें बाकी ज़मीन की तरह, बाकी जंगल की तरह वो नहीं है। उसमें कुछ रूल्स बनाए गए हैं। इसमें शिकार नहीं हो सकता, अवैध घुसपैठ नहीं हो सकती, या फिर उसमें कोई उद्योग ऐसे नहीं लग सकता, या उसमें हम पशुओं की चराई नहीं कर सकते, राइट, या उसमें अलग तरह के किसी भी समय नहीं जा सकते। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो प्रोटेक्टेड एरिया में होती है। 3 भागों में इस पर डिवाइड किया गया है। एक तो होता है आपका नेशनल पार्क। ये राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीवन एवं पारिस्थितिक तंत्र दोनों के संरक्षण के लिए सुनिश्चित होते हैं। इनमें शिकार करना मना है, पशु चराना भी पूर्णतः रूप से वर्जित होता है, और इनमें व्यक्तिगत स्वामित्व के अधिकार नहीं होते। खुद की ज़मीन नहीं होती इस जगह में जहाँ पे प्रोटेक्टेड एरिया हो गया। वहाँ पे ऐसा नहीं कि आप ज़मीन खरीद लिया, आप रहने लगे, या आप कुछ और काम करने लगे, आपने इंडस्ट्री लगा ली। ठीक, पहला नेशनल पार्क जो घोषित किया वो जिम कॉर्बेट था, जो कि उत्तराखंड में है, और ये 1936 में, याद रखना आप, जिम कॉर्बेट को नेशनल पार्क घोषित किया गया। ठीक, इसको स्टेट गवर्नमेंट भी करती है, और इसको कानून बनाती है आपका इसको सेंट्रल गवर्नमेंट। ये आप याद रखना। नेशनल पार्क क्या होते हैं? वन्य जीवन को, वाइल्ड लाइफ को, चाहे पेड़ पौधे हैं, चाहे वो आपका पशु हैं, चाहे आपको छोटे छोटे जीव हैं, हो सकता है वो मेंढक को जो है कंजर्व करना चाहता है, हो सकता है वो सांप को कंजर्व करना चाहते हैं। बहुत सारे जीव हो सकते हैं जो कि हमारे बायोडाइवर्सिटी के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के स्टेबिलिटी के लिए वो बहुत ज़रूरी हैं। इसलिए सरकार इनको कर सकती है। ठीक, ये हो गया। इसके बाद नंबर 2 हो गया, आप सेंचुरीज घोषित करती हैं।
सरकार क्या करती है इसमें कि किसी को वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, याद रखना आप, WLS, किसी को वो नेशनल पार्क घोषित करेगी। थोड़ा थोड़ा अंतर है इसमें, बेसिक इसमें सिमिलरिटी क्या है कि तीनों संरक्षित एरिया है। किसके उदाहरण है ये? इन सीटू के उदाहरण है। एक होता है बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व का उद्देश्य भी वन्य जीव का संरक्षण करना है। इनमें व्यक्तिगत स्वामित्व, वही लकड़ी नहीं काट सकते, पशुओं को चराने है, लेकिन ये इसकी कुछ लिमिटेशन के साथ इसको अनुमति दे सकती है। नेशनल पार्क में अनुमति नहीं मिलती है इसमें, लेकिन अनुमति मिल सकती है। अब नेशनल पार्क में और इसमें क्या अंतर होता है ये भी मैं बता देता हूँ। दोनों है तो प्रोटेक्टेड एरिया, यहाँ लिख लेते हैं हम नेशनल पार्क, यहाँ लिख लेते हैं हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एक तो उसमें ग्रेटर, ये बड़ा होता है इन कंपैरिजन टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नंबर 1। इसमें किसी भी प्रकार की मानव को अनुमति नहीं होती नेशनल पार्क में, ठीक है। और टूरिज्म के लिए प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट, वो ठीक है। इसमें कुछ लिमिटेशन के साथ अनुमति दे सकती है। जैसे ट्राइबल एरिया होता है, क्या करते हैं, लकड़ी उकड़ी भी काटते हैं, पशुओं को भी चराने के लिए ले जाते हैं, और छोटे मोटे क्रियाकलाप भी कर सकते हैं। इसमें अनुमति सेंचुरी में होती है। एक तो आपको याद रखना है। दूसरी बात, इसमें क्या होता है, नेशनल पार्क बहुत सारी प्रजातियों को, चाहे वो जीवों की हो, पशुओं की हो, पक्षियों की हो, या फिर ये आपका इसकी पेड़ पौधों की हो, इसके लिए नेशनल पार्क बनाया जाता है। ये ऐसा हो सकता है किसी छोटे क्षेत्र को घोषित कर दे और ये एक या दो किसी स्पीसीज को संरक्षित करने के लिए जो जरूरी है हमारे वो आपका पर एनवायरनमेंट के, उसके लिए भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित होती है। मेनली अंतर है, ये छोटा गोला है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये बड़ा गोला है नेशनल पार्क, ये आप याद रखना। नंबर 3 होता है बायोस्फीयर रिजर्व। ये हो गया आपका बायोस्फीयर रिजर्व। कहाँ चला गया? ओके। अब बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कौन करता है? ये घोषित करता है यूनेस्को। ये आप याद रखना। यूनेस्को क्या है? यूनेस्को है आपका यूनाइटेड नेशंस, ठीक, एजुकेशनल, साइंटिफिक, ओके, एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, एंड कल्चरल और ऑर्गेनाइजेशन, ORGANISITION। कहाँ इसका हेडक्वार्टर है? पेरिस, फ्रांस में। ये पेरिस, फ्रांस में इसका ये है। एक तो ये बहुत बड़ा एरिया होता है, सबसे बड़ा लार्ज एरिया। जैसे जो पहला बायोस्फीयर रिजर्व है वो नीलगिरी है, 1986 में बनाया था। और सोचो ये कि 3 स्टेट में, 3 राज्यों में फैला हुआ है ये। एक क्या, केरल में, तमिलनाडु में और कर्नाटक में। क्या ये आपका ये जीवमंडली आरक्षित क्षेत्र, या इसको बायोस्फीयर रिजर्व भी कहते हैं। टोटल अब तक भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व बने हैं। सबसे लास्ट का पन्ना है, ये भी क्वेश्चन बहुत आता है, कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? 18 है। लास्ट का कौन सा बना है? ये आपका पन्ना बना है। पन्ना कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। 3000 स्क्वायर किलोमीटर में है ये, सोचो आप। ये नीलगिरी जो है ये कितने में है? ये लगभग 5000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिए को बायोस्फीयर रिजर्व सरकार ने घोषित किया है। अब सोचिए कितना बड़ा है, ठीक। अब ये क्या होता है, मान लिया ये इतना बड़ा एरिया में 5000 स्क्वायर किलोमीटर को सरकार ने घोषित कर दिया। अब इसमें 3 एरिया बनाया है इन्होंने। एक तो होता है केंद्रीय सेंट्रल जोन, यहाँ तो किसी भी तरह को कोई घुस भी नहीं सकता। वाइल्ड लाइफ को, जीवों को, जिस तरह वो रहते हैं, एक दूसरे का शिकार करते हैं, एक दूसरे के जो है वो जैसे भी अपना खाना वाना ये सब काम करते हैं, उसमें सेंट्रल जोन होता है। यहाँ भी किसी भी तरह से सरकार ध्यान रखती है। इनके अपने तो खुद के तो जो है वो आपका फोर्स और पुलिसिंग होती है इसमें, जो आपका इसको ध्यान रखता है सरकार के कर्मचारी। लेकिन इसमें किसी भी तरह का कोई डिस्टरबेंस एक्सटर्नल गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती। एक होता है इसके चारों तरफ का फैला हुआ है आपका, इसको बोलते हैं बफर जोन, सीमित होता है मानव क्रियाकलापों की अनुमति। और एक होता है ट्रांजिशन जोन,
इसमें लगभग लगभग है ये प्रोटेक्टेड एरिया ये भी, और लेकिन इसमें आपका अनेक प्रकार के क्रियाकलाप की अनुमति दे देती है गवर्नमेंट। और ये बायोस्फीयर रिजर्व में ये याद रखना आपको कि ट्राइबल एरिया भी रहते हैं। इसका काम ये भी है कि इसकी कल्चर को भी संरक्षित करना है, किसकी, ट्राइबल जनजातियों की। यहाँ ये लोग अपना काम भी करते हैं, रहते भी हैं अपने हिसाब से। ठीक, तो ये तीन उसमें बटा रहता है। जैसे मैं उदाहरण लेता हूँ कि जैसे दिल्ली है, मान लिया, इसको मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ कि दिल्ली एक क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व है, माना माना ये मैं उदाहरण दे रहा हूँ। बीच में मान लिया संसद भवन है, यहाँ कोई जा नहीं सकता, ये एक किस्म से मान लो आप ये कोर जोन है। थोड़ा आसपास जो है ये जो है बफर जोन है, इसमें सीमित कार्यकलाप की अनुमति होती है। और मान लिया जैसे नोएडा, गुड़गांव, राइट, और इधर जो है आपका पानीपत, ये कौन सा है, यहाँ पे लोग लगभग रहते भी हैं और अपना काम भी करते हैं, इसको बोल दिया हमने ट्रांजिशन जोन। तो ये तीन तरह के जोन बायोस्फीयर रिजर्व में होते हैं। अगर क्वेश्चन पूछता है आपसे कि वन्य जीव संरक्षण की विधियाँ बताओ, तो हम बताएंगे एक्सीटू और इंसीटू मेथड से होता है। एक्सीटू बाहर से अपना लाता है कोई हम, और उसको जो है संरक्षित करते हैं, चाहे हम हिरन ले आए, चाहे हम शेर ले आए, चाहे हम चीता ले आए, या कोई मेंढक की प्रजाति है वो अगर खास है उसको। और ये दूसरा जो है आपका इंसीटू मेथड में होता है कि जैसे आपका नेशनल पार्क, सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, इतना भी लिख देंगे आप तो भी बहुत क्वेश्चन में आपको फुल नंबर मिलेंगे, इसमें कोई नंबर नहीं कटेगा। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 250 शब्दों में पूछेगा मैक्सिमम, और अगर और ज़्यादा लिखना है आपको इसको 500 शब्द में पूछ सकता है। ठीक, तो इसमें बता देंगे हम कि बाहर से ला करके हम ये आपका वन्य जीवों को रखते हैं, और इसमें जहाँ रहते हैं वहीं उसी को प्रोटेक्टेड एरिया घोषित कर दिया जाता है। अब नंबर 2 ये पढ़ना है हमको, भारतीय वन्य जीव मंडल। ठीक, तो भारतीय वन्य जीव मंडल में सरकार को वन्य जीवों के संरक्षण के लिए 1952 में घोषित किया था। क्या, इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की स्थापना की थी। क्या उद्देश्य था उसका, केंद्र और राज्य सरकारों को कैसे संरक्षण किया जाए इस तरह की योजना के लिए, और इनका क्रियान्वयन कैसे इसको लागू किया जाए, इस नीति और कार्यक्रम के बीच में सलाह देता था। बहुत सारी सलाहें इसने दी जो हम सरकार ने मान भी ली। क्या, वाइल्ड लाइफ वीक मनाओ, लोगों को जागरूक करो, लोगों को बताओ किस तरह हमारा एनवायरनमेंट हमारे लिए ज़रूरी है। जब एनवायरनमेंट ज़रूरी है तभी तो ये अब हमको पढ़ना पड़ रहा है, चाहे बीए, बीएससी, बीकॉम, किसी में भी। ठीक, तो ये कब से कब तक है, 2 अक्टूबर से लेकर के 8 अक्टूबर तक मनाते हैं हर साल। जागरूकता पैदा करता है ये बोर्ड। उद्यानों जो हमने पढ़ा अभी, और अब सेंचुरी की स्थापना की बात करता है। देश में जो भी विलुप्त हो रहे हैं तेंदुए, बाघों के शिकारों पर रोक लगाने के लिए इसको जो है गवर्नमेंट को सलाह देता है, कानून लाने की बात करता है, संपूर्ण देश में समान रूप से लागू हो सके। और ये सब इसने जो रिकमेंडेशन दी, इसी के आधार पर के एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 भी लागू हुआ, जो कि सबसे मेन इम्पोर्टेंट माना जाता है। बहुत बार क्वेश्चन आता है ये 1972, सॉरी, ये आपका जो है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब पास हुआ, 1972 में, किस चीज़ से रिलेटेड है, वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। अब इसी बोर्ड को, जो इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ था, इसी को 2003 में और इसको मजबूत कर दिया और वैधानिक दर्जा इसको दे दिया है। ये वही है ऊपर वाला ही। ठीक, यही इसकी रिकमेंड का क्या काम करता है, वही राष्ट्रीय पार्कों की स्थापना करेगा, अन्य आरक्षित क्षेत्र की बात करेगा, इसका मैनेजमेंट कैसे करेगा, कैसे वर्क करेंगे, कौन से क्रियाकलाप हमको इन नेशनल पार्क में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, बायोस्फीयर रिजर्व में किस चीज़ की अनुमति होनी चाहिए, किस चीज़ की अनुमति नहीं होनी चाहिए, कितनी अनुमति होनी चाहिए, इसकी रिकमेंडेशन सरकार को देता है। शिकार को नियंत्रित करता है, बताया था। कोई लोग सांप का शिकार करता है, कोई लोग जो है आपने देखा होगा छोटे छोटे जीव से कोई दवाई के लिए करता है। बहुत सारे जो है आपका गैंडों का, अगर देखा होगा आपने, असम में बहुत बार न्यूज आती है कि गैंडा मरा मिला, क्योंकि उनके जो गैंडे के जो दांत होते हैं वो बहुत महंगे, बहुत लाखों रुपए में बिकते हैं, तो मार के उसको दांत निकाल लेते हैं। अवैध व्यापार को रोकने के लिए ये व्यापारी करते हैं बेच करके। केंद्र सरकार को सलाह देता है कि कानून बनाओ, उनके लिए सजा करो, सजा को और स्ट्रोंग करो। ठीक, अब जो बेचारे वन्य जीव हैं उनके आवासों से संबंधित विभिन्न परियोजना और क्रियाकलापों के परिणामों का पालन करना। भाई किस तरह जो है उनके आवास ना टूटे, किसके, वाइल्ड लाइफ के, जहाँ रहते हैं वो। देखा होगा आपने कि अब जो है जंगल सिमट रहे हैं, और ये चीते और ये सब जो है कभी कभी इनका तेंदुए होते हैं, ये मानव बस्तियों में भी घुस जाते हैं, इधर गाँव में, शहरों में। ठीक, क्योंकि इनका जो आवास है, जहाँ रहते थे, जिस पर्यावरण में रहते थे, वहाँ पे कोई प्रोजेक्ट लग गया,
वनों की कटाई होगी, कोई सड़क निकल गई या कोई जो है डैम बन गया, बांध बन गया बिजली बनाने के लिए, तो इस तरह की चीज़ों का भी देखता है कि किससे फ़र्क पड़ रहा है और किस तरह से उनको रोका जाए, किस तरह से प्रतिबंधित किया जाए, सरकार को सलाह दी जाए। इसके बाद देश में चल रहे वन्य जीव संरक्षण से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों का समय समय पर रिव्यू करता है। जो भी कार्यक्रम, जो भी योजनाएं किसने चलाई है, सरकार ने चलाई है, कितना उनका फ़ायदा हो रहा है, कितना उनका जो है उसमें जो है कितना उनका जो है वो पॉजिटिविटी उसमें है, कितना उसका जो है और उसमें सुधार क्या किए जा सकते हैं, इसके बारे में भी सुझाव देता है। और 2 वर्ष में एक बार बताता है वाइल्ड लाइफ कितना जो है डिग्रेड हो रहा है, नीचे जा रहा है, कितना जो है वो आपका स्थिति क्या है वाइल्ड लाइफ की, कितने वो विलुप्त हो चुके हैं। ठीक, तो ये सलाह देता है। ओके, कौन कौन होते हैं इसमें? इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, एमसीक्यू में पूछता है। ठीक, बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। जो भी प्रधानमंत्री होगा वो अध्यक्ष होगा। एक इसमें पर्यावरण मंत्री, इसका उपाध्यक्ष होता है, 3 संसद सदस्य होते हैं, और भी बहुत सारे इसमें सदस्य होते हैं, लेकिन मुख्यतः ये है। जो सबसे बड़ा एक्ट है जो पास हुआ है 1972 में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक, ये जंगली जो भी जानवर है, जंगली जानवर किसे कहते हैं? जिनको पालतू नहीं बनाया गया है, जो जंगल में रहते हैं, ठीक, नेचुरल रूप से रहते हैं। पौधे की विभिन्न प्रजातियों के संरक्षण की बात इसमें की, उनका आवास का प्रबंधन कैसे किया जाएगा, जहाँ पे वो फल फूल रहे हैं वहीं पे फलने फूलने दिया जाए। भाई शेर को, चीते को या सांप को या हिरन को, उनको नेचुरल अपने जहाँ वो जिस तरह हजारों लाखों साल से रहते आए हुए हैं, उनको आप ऐसे ही छोड़ो, उसमें आप बाहरी मानव का हस्तक्षेप ना करो। यही तो है उनका आवास। आवास ऐसा तो है नहीं कि वो लोग घर बना के रहते हैं, जहाँ रहते हैं वो उनको वहीं पे विचरण कर दो, खुद शिकार करें, नॉर्मल उनको नेचुरली उनको छोड़ दो। तो ये जानवर हो गए, पौधे हो गए, उनसे बने उत्पादों के व्यापार के विनियमन एवं नियंत्रण के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। अवैध शिकार नहीं होगा। ठीक, उनसे उत्पाद, चाहे कोई दांत के लिए, चाहे कोई खाल के लिए, चाहे कोई फर के लिए, चाहे कोई जो है किसी दवाई बनाने के लिए अवैध व्यापार को ये कानूनी ढांचा प्रदान करता है, सजा की बात करता है। देखा होगा आप लोगों ने, कोई विभिन्न न्यूज में आता है, विभिन्न प्रजातियों के सांप को लेके पकड़ा गया, पता चला उसको सरकार ने क्या किया, पुलिस ने पकड़ के जेल में डाल दिया उसको, क्योंकि ये प्रोटेक्शन एक्ट के वायलेशन करता है, इसको तोड़ता है। तो ये काम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम करता है ये चीज़। अब ये देखो बहुत सारी चीज़ें होगी आपके पास भी, ये के पास अगर प्रोटेक्शन की विधियाँ पूछे तो मैंने बता दिया, एक्सिटू मेथड, इंसिटू मेथड। एक्सिटू मेथड में चिड़ियाघर हो गया, एक्वेरियम हो गया, बोटनिकल गार्डन हो गया। इंसिटू मेथड में मैंने बता दिया, नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया और बायोस्फीयर रिजर्व हो गया। 1-2 के नाम लिख दो, 1-1, 2-2 लाइन लिख दो, आपका सवाल पूरा हो गया। 2 नंबर में पूछे तो सिर्फ नाम नाम लिख दो, ज़्यादा नंबर में पूछे तो उस हिसाब से उसको कर दो। ऐसे ही हो गया आपका वन संरक्षण अधिनियम 1980। कब बना था ये भी बहुत आता है, ये मिलाने को आता है पीसीएस तक में भी। उसमें किसी ऑप्शन में आ जाएगा वन संरक्षण अधिनियम पास हुआ 1980, 1982, 1985, 1972 भी दे देगा कंफ्यूज करने के लिए। तो हमें क्या है, 1980 है। वनों का संरक्षण कैसे हुए, हमारे जो वन घट रहे हैं उनको कैसे बढ़ाया जाए, अवैध रूप से कोई कटाई ना करे, वनों का क्या महत्व होता है ये आपको पता ही है। कार्बन डाइऑक्साइड को ये सोखते हैं, ठीक, ये पोल्यूशन को भी रोकते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसों को सोखेंगे तो पृथ्वी का टेम्परेचर क्या मेंटेन रहेगा। अदरवाइज क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग। पहली और दूसरी तीसरी वीडियो में बताया मैंने, जा करके फिर देख लें उसको। पर्यावरण के लिए क्यों जरूरी है पेड़ पौधे। मानव पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने में पेड़ पौधों को संपत्ति को छोड़कर मानव जाति की आपदा से बचाने के लिए एपीए पारित किया गया, पर्यावरण की रक्षा के लिए। मैं बताना चाहूँगा कि किसी भी, हम जैसे एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं ना, अगर अपने 4-5 चीज़ें करक्स इसका जान लिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी चीज़ को पढ़ते हुए और समझते हुए, क्योंकि घूम फिर के चीज़ें वही आती हैं। आपको क्या करना है, अगर मेन बेसिक चीज़ पढ़ गई तो आप कोई भी आपको मैटर में दे दूँ या कहीं से भी आप पढ़े तो उसको आप समझ सकते हैं। ठीक, क्योंकि ये सारी चीज़ क्या है, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए है। अब इस पे चाहे आप ऐसे लिखे, 1000 शब्द लिखे, 500 शब्द लिखे, तो आप उसको समझ के वो चीज़ तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो मैटर है उसको आपको रीड करना पड़ेगा, लेकिन मैटर समझ में कैसे आए, ठीक, इसके लिए अगर आप 4-5 लाइन भी आपने ढंग से समझ ली और पढ़ ली तो वो सारी चीज़ें अप्लाई होता है।
अब ये भी तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है। अगर वन संरक्षण अधिनियम लाए, अरे जब वन बचे रहेंगे, पेड़ पौधे बचे रहेंगे, अपने मूल अवस्था में रहेंगे, तो वहाँ उनमें रहने वाले जानवर भी, उनमें रहने वाले जो है छोटे मोटे पशु पक्षी भी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी, ये सारी चीज़ तभी तो सरवाइव कर सकते हैं। तभी तो ये वन संरक्षण, भाई अब वनों का संरक्षण, वो वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन कर रहे हैं और वन का हम संरक्षण कर नहीं रहे हैं। तो एक दूसरे से रिलेटेड है ना ये। और इसको क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज है, बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए कितनी आवश्यक है, ये जीव हमारे लिए कितने आवश्यक है, सारी साइकिल एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इसलिए ये कर रहे हैं। अब पर्यावरण की रक्षा करो, उसमें सुधार करो, पेड़ पौधे और मानव जाति की आपदा से बचाने के लिए तो ईपीए ये पारित किया गया, केंद्र सरकार ने पारित किया, पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाया। घूम फिर के देखो वही बात सब आती है, इसकी रक्षा करने, इसको सुधारने, प्रदूषण को कम करने, नियंत्रण करने, किसी औद्योगिक सुविधा की स्थापना करना, संचालन करना है, प्रतिबंधित करने का अधिकार देता है। ईपीए देखा होगा आपने, कोई उद्योग लेता बन अपना उद्योग जो है लगाना है, कोई इंडस्ट्री लगानी है, कोई डैम बनाना है, कुछ भी काम अगर करना है तो ये एनओसी लेनी पड़ती है गवर्नमेंट से कि हमें एनवायरनमेंट को कोई नुकसान या फॉरेस्ट को कोई नुकसान नहीं होगा। बहुत सारे लोग, देखा होगा आपने, नर्मदा बचाओ एक आंदोलन था, ठीक, उस नर्मदा बचाओ आंदोलन में बहुत लोग कहते थे पर्यावरण को नुकसान होगा, एनवायरनमेंट को नुकसान होगा, इसको बंद करो। तो अगर किसी की भी सुविधा, अगर ये कानून ना हो तब तो कोई कहीं भी इंडस्ट्री खोल के बैठ जाएगा कि हमें अधिकार है ये फंडामेंटल राइट के थ्रू। तो ये कानून बनाए गवर्नमेंट ने किसके लिए? पर्यावरण, एनवायरनमेंट, वाइल्ड लाइफ, इन सबको संरक्षित करने के लिए। सबका उद्देश्य एक ही है, ग्लोबल वार्मिंग डाउन करना, ठीक, क्लाइमेट चेंज को रोकना, राइट। और उसके बाद जो है बायोडाइवर्सिटी की जो हानि हो रही है तो उसको ख़त्म करना, ठीक, और ताकि जो है पोल्यूशन को रोकना, यही सब चीज़ें हैं। अगर वन्य जीव छोटे से बड़ा नहीं रहेगा तो हमारी साइकिल, न्यूट्रिएंट साइकिल गड़बड़ हो जाएगी, इन्वायरमेंट इम्बैलेंस हो जाएगा, वो बहुत सारी फसलों पे और बहुत सारी चीज़ों पे प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। लास्ट वीडियो में फिर मैं बोलता हूँ, बताया है मैंने। इसके बाद एनवायरनमेंट एक्ट पास हुआ 1986 में, ये याद रखना। एक हमने बताया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन्य जीवों के लिए कब पारित हुआ? 1972 में। वनों के लिए कब पारित हुआ? 1980। पर्यावरण के लिए कब हुआ? ये बहुत बार क्वेश्चन, मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि कहाँ कहाँ ये क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे हैं, इस तरह का भी मैं एक वीडियो लेके आऊँगा, ये याद रखना। पर्यावरण को बचाने के लिए इसमें सारी चीज़ें कब पास हुआ? 1986 में। इसमें क्या हुआ था कि एक भोपाल में एक त्रासदी, एक दुर्घटना हो गई थी एक इंडस्ट्री से, और उसमें गैस लीक हो गई थी। आपका एक तो पर्यावरण को नुकसान हुआ और बहुत सारे लोग इसमें मारे गए उस गैस लीक की वजह से। तो अब आपको इंडस्ट्री और इस तरह की कुछ चीज़ लगाना है तो आपको इसका पर्यावरण की भी एनओसी लेनी पड़ेगी, ठीक। यह अधिनियम सरकार ने पास किया है अनुच्छेद 253 के तहत। 253 में लिखा हुआ है कि यदि कोई वर्ल्ड लेवल पे कोई अगर ट्रीटी होती है, संधि होती है, तो उसको गवर्नमेंट उसके लिए कानून बना सकती है देश में। मान लिया ट्रीटी बाहर तो कराए, हम ऐसा ऐसा करेंगे, पर कानून के थ्रू ही तो होगा। कोई भी काम सरकार करती है वो कानून के थ्रू करती है, उसके लिए उसको जो है कानून बनाना पड़ता है, चाहे वो संवैधानिक कानून हो चाहे वो नॉर्मल कानून हो। ये अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी करने के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है। ये आप पॉलिटिकल साइंस में पढ़ोगे इसको। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के निर्णयों को लागू करना है। ये मानव संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि किस तरह स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ, किस तरह रियो +20 1992 में हुआ, स्टॉकहोम 1972 में हुआ था, ठीक। किस तरह कोप वर्क कर रहा है, क्लाइमेट चेंज को कैसे रोकना है, ये सारी चीज़ें मैंने संयुक्त राष्ट्र से संबंधित बताया था। इसको लागू करना हुआ है मानव पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, सुधार के लिए, मनुष्यों के लिए, जीवित प्राणियों के लिए, पौधों के लिए, इनके खतरों की रोकथाम से संबंधित कानून है। और अम्ब्रेला कानून है। अम्ब्रेला कानून, बहुत सारे कानून इसके अंडर में आते हैं, उनको कवर करता है। क्या है भाई प्रावधान इसके? वही फिर मैंने ये बताया, आप ध्यान से देखें कि आप अगर 4-5 चीज़ आपने ध्यान से पढ़ ली, समझ ली, क्रक्स को, उसके कोर को अगर जान लिया, तो आपको कितना भी बड़ा मैं कानून दे दूं या ये कितना भी बड़ा एनवायरनमेंट से संबंधित दे दूं, तो आप उसको समझ जाएंगे कि ये कहना क्या चाहता है। इसमें भी लिखा है कि इस कानून में क्या लिखा है, पर्यावरण संरक्षण को आगे बढ़ाना,
जो कार्यक्रम सरकार चला रही है, योजनाएं चला रही है, उनका कोऑर्डिनेशन करना, समन्वयन करना, उनका क्रियान्वयन करना। ठीक। पर्यावरण गुणवत्ता मानकों को अनिवार्य कर सकता है। जैसे कोई फैक्ट्री अगर लगी है, वो कितना जो है गुणवत्ता की हवाई बाहर छोड़ सकती है, पानी ऐसा नहीं हो गंदा उसमें जो है किसी नदी में छोड़ दे जिससे वो प्रदूषित हो जाए, वहाँ के जलीय जीव को दिक्कत हो जाए, या कोई गैस बहुत खतरनाक ना छोड़ रहा हो किसी जैसे ईंट के भट्टों से, या कोई शुगर मिल से, या कोई वस्त्र उद्योगों से, इस तरह, या कोई कोयला उद्योगों से, ये इस पे जो है मानक बनाता है। नहीं नहीं, आप जो है अपनी चिमनी में कुछ फिल्टर लगाओ, या आप इस तरह इसको एनवायरनमेंट या पर्यावरण या वायुमंडल में नहीं छोड़ सकते। राइट। यह उद्योगों के स्थान पर भी प्रतिबंध लगा सकता है, भाई आप इस इंडस्ट्रीज वन में नहीं लगा सकते, इस जगह नहीं लगा सकते, इससे क्या दिक्कत होगी, वन्य जीवों को भी दिक्कत होगी, पेड़ पौधों को भी प्रॉब्लम होगी। इस तरह का भी ये कानून बताता है। इसकी भी एनओसी लेनी पड़ती है किसी उद्योग को लगाने के लिए। यह कानून सरकार को उपकरण की इजाज़त देता है। ठीक। किसी भी स्थान से, कहीं से मान लिया कोई इंडस्ट्री लगी है, वहाँ से इसने देख लिया, सैंपल ले लिया कि किस तरह की ये हवा छोड़ रहा है, किस तरह की गैसें इससे निकल रही हैं, पानी में किस तरह से जो है ये, भाई पानी भी तो छोड़ता है, जैसे आप शुगर फैक्ट्री का उदाहरण ले लो, तो इससे पानी निकलता है और फिर ये नदी वदी में छोड़ देगा ले जा करके। इसके बाद जो है इसकी शक्ति देता है। यही जो ईपी है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये नियामक मानक से अधिक मात्रा में पर्यावरण प्रदूषण के उत्सर्जन पर रोक लगाता है। वो ही बातें घूम फिर के है कि भाई पोल्यूशन हम नहीं करने देंगे। अगर पोल्यूशन करता है तो उसके लिए जो है ये कानून बना है, उसके लिए उस उद्योगों को प्रतिबंधित कर सकता है या उसको बंद कर सकता है। ये हो गया। खतरनाक पदार्थों से निपटने के लिए भी एक विशिष्ट प्रावधान है जो नियामक आवश्यकताओं के अनुपालन के बिना निषिद्ध है। भाई आप रेगुलेटरी बॉडी की तरह, जैसे मैंने बताया 1986 में भोपाल में दुर्घटना हो गई थी, एक गैस लीक हो गई थी वहाँ से, तो ये कहता है कि आप कर सकते हो, भाई काम तो करना पड़ेगा सब, लेकिन आपको रेगुलेशन उसका करना पड़ेगा, नहीं तो ये बंद कर सकता है। अधिनियम क्या करता है, अधिकृत सरकारी अधिकारियों के अलावा किसी भी व्यक्ति को अधिनियम के प्रावधान के किसी भी उल्लंघन के संबंध में अदालत में शिकायत दर्ज कर सकता है। हम भी चाहे, अगर ये कोई फैक्ट्री है आसपास हमारे और वो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैला रही है और बहुत ज़्यादा जो है वो समस्या उससे पैदा हो रही है और उसमें डेंजर है, तो हम भी अदालत में जा सकते हैं कि इसको यहाँ से हटाओ, इसको यहाँ से बंद करो। किस एक्ट के तहत? एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत हम जा सकते हैं। ठीक। तो ये इस वीडियो में आज ये था एक्स सिटू मेथड, इन सिटू मेथड, तीन तरह के मैंने जो है इसमें कानून बताए, जो कि 1972, 1980, 1986। इसको आप किसी भी तरह के, अगर ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है 1986 का पर्यावरण एक्ट समझाइए, ठीक, इसमें क्या क्या प्रावधान है, ये भी पूछ सकता है 1972 का एक्ट क्या है, इसको भी लिखिए। एक्स सिटू इन सिटू मेथड किस क्या होते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन आता है, BA MA तक तो नॉर्मल क्वेश्चन आता है। तो आशा है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, मेरा पढ़ाया हुआ भी पसंद आया होगा। कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कितना समझ में आया और कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा हो तो उसको आप शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आगे वीडियो मैं जारी रखूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।